हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग जो पहले क्लास में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री 5th चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, तो उस क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, देन फिर रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। देन फिर आज से वो चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम लोग उसी चैप्टर का जो केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज़ द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, देन फिर अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो तो हम लोग कैसे उसको बैलेंस करें। देन फिर हम लोग जानेंगे कि व्हाट डज बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। देन फिर लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन का क्या क्या लिमिटेशन है, ये सब पूरा हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? ए केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। मतलब सिंबल एंड फार्मूला यूज़ करके हम लोग एक इक्वेशन प्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो C+O2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2। तो ये हो गया एक केमिकल इक्वेशन। मतलब हम लोग यहाँ पर सिंबल एंड फार्मूला यूज़ करके एक इक्वेशन को रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो उसे ही कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन। देन क्या है, देन है द सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ वन अनदर इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एंड ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है CnO2 के साथ, केमिकल इक्वेशन में CO2 मतलब न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। इन द above reaction, carbon and oxygen are the reactants and carbon dioxide is the product. The representation of a chemical reaction by using the symbols and formula of the reactant and the products involved the reaction is called a chemical equation. तो इस तरीके से जो symbols and formula यूज़ करके, जो reactants का symbols and formula यूज़ करके एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एंड जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको पूरी तरीके से सिंबल एंड फार्मूला के यूज़ करके हम लोग जो इक्वेशन पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इसका तो राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करें कि उसका जो नंबर ऑफ एटम है वो हम लोग कैसे उसको सेम करेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो स्टेप है वो स्टेप है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि द आइडेंटिफाई एंड रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन ये जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2, तो हम लोगों को उसको पहले रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। स्टेप 2 क्या है, राइट डाउन द सिंबल्स और फॉर्मूला इन द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सेपरेटेड देम विद द हेल्प ऑफ द प्लस साइन। मतलब ये जो रिएक्टेंट से जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इसे हम लोग क्या लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एंड मिडिल में क्या लिखेंगे, ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, प्लस साइन देकर हम लोग इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ये हो गया रिएक्टेंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट डाउन द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सेपरेटेड देन बाय द प्लस साइन। मतलब यहाँ पर मतलब ये जो रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग इस तरीके से प्लस साइन
प्लस साइन लेकर सेपरेट करके हम लोग अलग अलग से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेटेड द टू साइड्स बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट्स। मतलब ये हम लोगों ने क्या देखा, C+O2, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया CO2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एक एरो देंगे, एक एरो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो है वो है रिएक्टेंट्स, एंड जो राइट साइड में है वो है प्रोडक्ट्स। तो हम लोग इस तरीके से एक एरो साइन देकर इस तरीके से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को हम लोग सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप 3, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है, C+O2, ये C+O2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एटम है, ईच एलिमेंट का जो एटम है, हम लोग देखेंगे कि उस एटम क्या इक्वल है या फिर अनइक्वल है। मतलब यहाँ पर एक एटम ऑफ कार्बन है, यहाँ पर भी एक एटम ऑफ कार्बन है, यहाँ पर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब यहाँ पर जितना भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर सेम है, उसका एटम, मतलब लेफ्ट साइड में जितना ही एटम है ऑक्सीजन या कार्बन का, तो राइट हैंड साइड में भी उतना ही है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग इसे कहेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन बाउंसेस ऑक्सीजन, ये तो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने दे चुके हैं। एंड अगर इक्वल नहीं आया, मतलब यहाँ पर अगर 2 एटम कार्बन होता एंड यहाँ पर 1 एटम कार्बन होता, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Mg+O2, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है MgO। तो ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, चलो देखते हैं कि यहाँ पर Mg जो मैग्नीशियम है, इसका एटम कितना है, एक एटम है। एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है MgO, तो MgO में यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटम है यहाँ पर एक ही है, और यहाँ पर Mg तो एक है, यहाँ पर भी Mg एटम एक है। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ एटम्स ये है 2, लेकिन यहाँ पर है 1। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट द एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो रिएक्शंस। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि Mg यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट्स भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन प्रोडक्ट्स में है 1। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका एटम को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल क्या, उसके लिए क्या क्या स्टेप है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज़ नॉट इक्वल, देन मेक देम इक्वल बाय एडजस्टिंग द कोफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल। मतलब यहाँ पर जो सिंबल है, सिंबल के साथ हम लोग कोफिशिएंट ऐड करके हम लोग उसको एटम नंबर को इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर Mg है, यहाँ पर O2 है, लेकिन यहाँ पर O है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर 2 लिख देंगे, सॉरी Mg+O2। तो हम लोग यहाँ पर क्या, MgO है, तो यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट में 2 ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम सेम हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर 2 Mg हो गया, फिर से Mg का जो एटम नंबर है वो हो गया 2, लेकिन यहाँ पर 1 है।
लेकिन यहाँ पर एक है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो Mg है उसके साथ भी हम लोग यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। तो देखो अब 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg है, यहाँ पर O2 है मतलब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी दो एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तब ये क्या हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में जितना भी नंबर एटम्स है, राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट्स में भी उतना ही नंबर क्या है, एटम है। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन से हम लोग इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज कर दिए। तो ये सब तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। हम लोग एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाइंग इस तरीके से हम लोग एक मल्टीप्लाइंग करके क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड इक्वेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनल में ये रिजल्ट आ गया 2 Mg प्लस O2 2 MgO। नाउ द नीड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम लोग हम लोग जो एक इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस कर रहा है, हम लोग क्यों, उसका क्या क्या ज़रूरत है, हम लोग क्यों करेंगे उसको, केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि वी नो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या किया गया है, द स्टेट मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में किसी भी मास का क्रिएट भी नहीं होता एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ये क्या है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देयरफॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन डन टू शो दैट मैटर इज कंजर्व्ड। हेंस इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक केमिकल इक्वेशन में जितना मास पहले था, उसका केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी मास सेम ही रहेगा। मतलब मास में कोई क्रिएट भी नहीं हो रहा है, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। और क्या, और एटम नंबर जितना भी रहेगा, एटम नंबर भी प्रोडक्ट्स में भी उतना ही नंबर एटम्स रहेगा। ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस। मतलब हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट टेल अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। मतलब कि कितना नंबर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में भाग ले रहा है, या फिर कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इट टेल अस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द products taking part in the reaction। मतलब कितना नंबर एटम है, पहले कितना नंबर एटम था, केमिकल रिएक्शन के बाद कितना नंबर ऑफ एटम हो रहा है, ये सब हमें पता चलता है। इट इनेबल्स अस टू कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द रिएक्शन। उसका मास का रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट शोर्स दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट्स का जितना भी मास होगा, प्रोडक्ट्स का मास उतना ही होगा। मतलब वो जो मास वो सेम रहेगा, क्योंकि तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बोला है कि द मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो मास का तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CaCO3 उसका अगर हम लोग हीट कर दे तो क्या क्या हो रहा है, CaO एंड CO2 ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हम एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर दे तो वहाँ से एक मॉलिक्यूल CaO एंड एक मॉलिक्यूल CO2 ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। एंड उसका जो मास, मतलब CaCO3 का जितना भी मास होगा वो इक्वल होगा, इन दोनों के मास का इक्वल होगा। ठीक है, ये सब हम लोग ये केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको ये कैसे लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2 प्लस O2 एंड क्या हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब H2O।
क्या ये एक बैलेंसिंग इक्वेशन है, क्या एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखते हैं क्या बैलेंसिंग इक्वेशन है। कितना नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम, ठीक है। तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है 2 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है 1। तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसे हम लोग नहीं कर सकते। तो कैसे हम लोग इसको बैलेंस करें। अगर हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर इसको जो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट में ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पर 2 एटम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, H2 के पहले 2 एटम ऐड कर देंगे, कोफिशिएंट में 2 ऐड कर 2 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो O कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन क्या हुआ, H2 का एटम नंबर ऑफ देखो, H2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो H2 है इसको बैलेंस करने के लिए इस कोफिशिएंट में फिर से 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पर कितना नंबर ऑफ एटम है, 2H मतलब 4 एटम है, यहाँ पर कितना है, 2 एटम है, यहाँ पर भी सेम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक इक्वेशन को उसका एटम नंबर को सेम करने के लिए उसके जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिए है देखते हैं कि लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। देयर आर टू H एटम्स एंड 2 O एटम्स इन द LH एंड 2 H एटम्स एंड 1 एटम। यहाँ पर तो उसके लिए यहाँ पर 2H2O को ऐड कर दिया, 2H2O को ऐड कर दिया, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो देन फिर इसके साथ भी 2H2 कर दिया, देन ए केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप 4 में ये हो गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन इज इक्वल, हेंस द इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन विथ क्लोरीन गैस टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या क्या फॉर्मूला है यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको बैलेंस कर रहा है। H2 प्लस Cl2 H2 प्लस मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू HCl, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पर कितना एटम है, 1 एटम है। यहाँ पर कितना एटम है, 2 एटम। यहाँ पर भी एक ही है, HCl। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर 2 को कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना हो रहा है, 2H यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर भी Cl, तो यहाँ पर भी 2 एटम ऑफ Cl। तो ये हो गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन। Now check the correctness of the balance equation. Since the numbers of atom of each element is equal on the both side, the above equation is the balanced equation. मतलब ये जो हम लोग जो एटम नंबर को सेम कर दे रहा है कि जो मतलब जो रिएक्टेंट्स है उसका जो एटम नंबर, जो प्रोडक्ट्स है उसका अगर उसका एटम नंबर अगर सेम हो जाए तो हम लोग उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है उसका क्या क्या लिमिट है, क्या क्या लिमिटेशन है, वो सब हम लोग जानेंगे कि ए केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल इक्वेशन से हम लोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोग उस केमिकल रिएक्शन से हम लोग नहीं जान सकते। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड टू एन इक्वेशन टू रिमूव इट्स वीकनेस और लिमिटेशन। ए केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। एक केमिकल इक्वेशन से हम लोग क्या क्या नहीं जान सकते। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन। So the symbols for the physical states, the reactants and products can be added to a chemical equation. For example, you can add, मतलब हम लोग एक केमिकल इक्वेशन से नहीं जान सकते हैं कि वो जो रिएक्टेंट्स, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सॉलिड है या लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसेस स्टेट में है, ये हम लोग एक केमिकल इक्वेशन से हम लोग नहीं जान सकते। लेकिन अगर हम लोग अगर केमिकल इक्वेशन में वो सब ऐड कर देंगे, मतलब अगर हम लोग सॉलिड के साइड में अगर हम लोग एस डिनोट कर देंगे या फिर लिक्विड के पास हम लोग एल से डिनोट कर देंगे, तो
इस तरीके से अगर हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में अगर हम लोग उसको मार्क कर दे या फिर डिनोट कर दे उस नंबर ना कुछ भी सिंबल से, तो हम लोग उसको पता चलता है। तो जैसे कि जो एक्वा सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एस फॉर सॉलिड स्टेट, मतलब अगर सॉलिड है तो उसके पास में एस लिख देंगे, अगर लिक्विड है तो उसके पास में एल लिख देंगे, अगर गैसेस स्टेट्स है तो उसके पास में जी लिख देंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर वाटर, तो हम लोग उसके पास में ए क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2Na प्लस 2H2O प्लस 2NaOH प्लस H2। अगर ये सिंपल नहीं दिया हुआ होता, ये केमिकल इक्वेशन अगर पास में नहीं लिखा होता तो हमें नहीं पता चलता कि Na क्या है, H2O क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2Na उसके पास में S लिख देंगे, तो ये हो गया सॉलिड। 2H2O ये है कि लिक्विड स्टेट, तो पास में लिख दिए Al। NaOH ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके पास में हम लोग AQ एंड H2 के पास में हम लोग G लिख देंगे, मतलब ये गैस स्टेट्स है। नेक्स्ट होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये एसिड है, तो उसके जो एसिड है तो उसके पास अगर हम लोग डाइल्यूट या फिर CONC लिख देंगे तो हमें पता चलेगा वो जो लिक्विड है वो कैसा है, उसका वो जो एसिड है वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसे हम लोग पता चलता है। जैसे कि इफ एन एसिड इज एन रिएक्टेंट्स ई मे बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, द सिंबल डाइल्यूट DIL is used for dilute acid and the symbol CONC is for the concentrated acid। ZnS plus dilute H2SO4, तो ये ZnSO4 प्लस H2, मतलब ये जो H2SO4 है ये है डाइल्यूट, तो हम लोग इसके पास में DIL लिख देंगे। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ रिएक्शन। द नेचर ऑफ रिएक्शन, द इफ हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ एक्सोथर्मिक, मतलब अगर हीट इवॉल्व हो जाए, अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, एंडोथर्मिक। ये तो सिंपल केमिकल इक्वेशन में नहीं दिया होता, अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चलता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर इवॉल्व कर रहा है। वो जो केमिकल इक्वेशन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। To make a chemical equation more informative, if heat is evolved, the sign is plus in the reactants of the product and absorb the sign is plus heat when is the reactants or above the arrow। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक है तो हम लोग यहाँ पर प्लस हीट कर देंगे, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग ये एरो के ऊपर प्लस हीट साइन यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ द रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन about the pressure, temperature, concentration, presence of catalyst, etc. under which the reactions occur. All the information can be written above or below the arrow of the reaction। For example, 2KClO3 को अगर ये सॉलिड स्टेट है, अगर हम लोग इसको हीट और MnO2 से हीट कर देंगे तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2KCl प्लस 3O2। तो ये इसका जो प्रेशर, इसका जो टेम्परेचर, ये प्रेजेंस ऑफ कैटालाइट किसका प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रहा है, हीट एंड MnO2 का प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रहा है, ये सब अगर हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में ऐड कर देंगे तो वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो हमें केमिकल इक्वेशन से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि MnO2 यहाँ पर एक कैटालाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो द सर्टेन केमिकल रिएक्शन कैन प्रोसीडेड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्टेंट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, द प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इन द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड में भी हो सकता है, मतलब ये N2 प्लस 3H2 ये 2NH3 है, तो अगर ये हो रहा है एक डायरेक्शन, लेकिन 2NH3 को अगर हम लोग हीट कर देंगे तो फिर ये भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ये बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, तो हम लोग इस तरीके से साइन को यूज़ कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये दोनों तरफ से ही ये रिएक्शन होगा।
तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बैकवर्ड रिएक्शन, एंड इस सिंबल अगर यूज़ हो रहा है तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन में उसका जो सॉलिड लिक्विड स्टेट बाय गैसेस रिएक्शन है, या फिर वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सब अगर हम लोग यूज़ कर देंगे, या फिर द नेचर वो एक्सोथर्मिक हीट वो हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, या फिर इवॉल्व कर रहा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर कंडीशन ऑफ द रिएक्शन मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्सिबल डायरेक्शन। अगर हम लोग ये सब कुछ यूज़ कर देंगे एक केमिकल इक्वेशन में, तो वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। वो केमिकल इक्वेशन से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आज के ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा ये तो 5th चैप्टर तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट दिन जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।